आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 17 मई को लॉकडाउन खत्म होगा। सवाल यह है कि आखिर 17 मई के बाद सरकार का प्लान क्या है। क्या प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लॉकडाउन में नई छूट दिलवाएगी? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि लॉकडाउन फेज 3 अपने आखिरी हफ्ते में पहुंच गया है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक शुरू की। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की ये 5वीं बैठक है। ये बैठक अब शुरू हो गई है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, और 2 सेशन इसमें होने हैं। पहले ये बैठक 3 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी और उसके बाद आधे घंटे के ब्रेक के बाद बैठक का दूसरा दौर शुरू होगा। 6 बजे शुरू होगा ये दौर और रात 8 बजे तक चलेगा। इस बैठक में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अलावा कुछ आला अधिकारी भी शामिल होंगे। सवाल यह है कि आखिर 17 मई के बाद सरकार का प्लान क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत जुड़े हुए हैं। विक्रांत के पास हम आए उससे पहले पीएम की मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक होनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से है क्योंकि अब तय होना है कि आगे क्या होगा। जो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं वो ये कि अभी तक लॉकडाउन को लेकर जो भी फैसले हुए हैं उनमें राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, उनसे विचार विमर्श किया गया है, उसके आधार पर ये फैसले लिए गए हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा हैं कांग्रेस की तरफ से और सुदेश वर्मा जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। जानकारी है कि मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की तरफ से भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। पहले रुख मैं विक्रांत आपका कर लेती हूँ। अभी ये कहा जा रहा है कि बैठक शुरू हो गई है, 3 बजे का समय रखा गया था, लेकिन इसमें अब आगे की रूपरेखा क्या होगी 17 तारीख के बाद, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अंतिम और निर्णायक फैसला लिया जाएगा। वो फैसला किस किस तरह का हो सकता है? देखिए, आज एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की बैठक में सारे मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा, यानी जितने भी राज्य हैं उन सभी के मुख्यमंत्री बोलेंगे। क्योंकि पिछली बैठकों में ऐसा होता था कि हर बार 9-10 मुख्यमंत्री तय किए जाते थे, उनको टर्म बाय टर्म मौका मिलता था अपनी बात कहने का। लेकिन आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 तारीख के बाद जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव आना है देश में, अब जो सरकार और बाकी जो एजेंसियां हैं वो उनका ये साफ कहना है कि कोरोना के साथ अब हमें जीना पड़ेगा, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को अब ये सच्चाई है कि ज्यादा दिनों तक नहीं रोका जा सकता। तो किस तरीके से अब इस लड़ाई को काम करते हुए लड़ा जाए, इसकी अब रणनीति बनाई जाएगी और इसी कारण सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बोलेंगे। 2 चरणों में बैठक होगी, पहले 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा और 6 बजे के बाद जब तक बैठक खत्म ना हो जाए तब तक ये चलेगी और सारे मुख्यमंत्री अपने सुझाव देंगे। 2-3 चीजें जो खास पता चल रही हैं कि सारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि अब आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू की जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आर्थिक मदद दे और अब ज्यादा दिनों तक आर्थिक गतिविधियों को रोक पाना मुश्किल होगा। इसके अलावा माइग्रेशन के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। ठीक है विक्रांत, हमारे साथ सुदेश वर्मा जी भी हैं। सुदेश वर्मा जी, हमने 22 मार्च से जनता कर्फ्यू से लेकर अब हम मई महीने में हैं और इस मई महीने में भी 17 तारीख वो आने वाली है जब लॉकडाउन 3rd जो है वो खत्म हो जाएगा। सरकार के पास लॉकडाउन 3rd के बाद का प्लान क्या है, वो रोड मैप क्या है जिसके साथ भारतवर्ष का हर नागरिक जुड़ेगा और कोरोना वायरस से लड़ेगा? देखिए, इसी रोड मैप को प्लान करने के लिए प्रधानमंत्री जी का मीटिंग हो रहा है मुख्यमंत्रियों के साथ और आला ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि देश में जो भी होना है सबके कंसेंसस से होना है। आपको बात है, जब दूसरा लॉकडाउन हुआ था तो आपको याद होगा कि सारे मुख्यमंत्री ने बोला था कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए और लॉकडाउन को बढ़ाया गया। तीसरा लॉकडाउन हुआ तो बहुत लोगों का था कुछ खुलना चाहिए, तो कुछ चीज़ें खुली। अब क्या करना है जिससे कि हम कोरोना से लड़ाई को ढीला भी न करें और साथ साथ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा भी पाएँ, ये दोनों चैलेंजेस हैं हमारे पास। तो इस पर मुख्यमंत्री लोग जो एडवाइस करेंगे, प्रधानमंत्री जी का अपना विवेक जो है अपने एडवाइजर से जो उन्होंने मिला है तो शेयर करेंगे, उसके बाद एक कंसेंसस पर पहुंचेंगे और उसके बाद एक डिसीजन आएगा जो हम लोगों को पता लगेगा। ऐसा देश ये मानने लगा है कि अब कोरोना जो है भारत के लिए एक हकीकत है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना पड़ेगा, मास्क हमें पहनना पड़ेगा प्रीति जी, और जब ये हम कर पाएंगे तो चाहे आप ट्रेन चलाइए, चाहे आप प्लेन चलाइए, सैनिटाइज करके आप करेंगे तो हम एक आम जिंदगी जी सकते हैं।
कोरोना के साथ भी और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ सकता है। जी, राधिका खेड़ा, अभी सुदेश वर्मा को आपने सुना कि पहले भी जो लॉकडाउन किए गए उसमें राज्यों से विचार विमर्श किया गया। अब आज मुख्यमंत्री जो देश के हैं सब राज्यों के, उनसे बातचीत प्रधानमंत्री करेंगे। क्या आपको लगता है कि राय मशवरे के आधार पर ही 17 तारीख तक जो कुछ हुआ, जिसमें पूरी तरह से लॉकडाउन, फिर आंशिक तौर पर लॉकडाउन और अब जो थर्ड फेज चल रहा है उसमें कुछ और चीज़ों को खोला गया है, उनके अनुरूप ही हुआ है और आगे भी आप लोगों के अनुरूप ही होगा? आप लोग मतलब राज्यों में अगर आपकी सरकार है, मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मेरा यही सवाल होगा। देखिए, एक बात तो सब जानते हैं, मुझे ये बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं है कि केंद्र सरकार जो चाहती है वो करती है। वो किसी को भी साथ लेकर, साथ समझकर कोई डिसीजन नहीं लेती, ना कोई चीज नियम कानून लागू करती है। किस आधार पर आपने बोला? लॉकडाउन 1 हो, मैं आ रही हूँ उस पे, लॉकडाउन 1 हो, लॉकडाउन 2 हो, जब लॉकडाउन किया गया तब भी कौन से मुख्यमंत्री को आपने कॉन्फिडेंस में लिया? क्या लिया आपने ऑपोजिशन को? नहीं। लॉकडाउन में जाने से पहले कि क्या तैयारियां रहेंगी, जब सबसे पहले हम लॉकडाउन में गए तब किसी से कोई चर्चा नहीं कही गई। ये एक बहुत बड़ी चीज थी जब देश लॉकडाउन में जा रहा था। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से कोई आज तक, तीसरे लॉकडाउन खत्म होने को आया लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने कोई रोड मैप नहीं दिया है। और आप बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर्स की बात सुनी जा रही है। चीफ मिनिस्टर्स हर प्रदेश के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं पहुंच रहे, हमारे पास पैसे पहुंचा दीजिए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। हम ये जानते हैं, चाहे कोई भी नॉन बीजेपी राज्य हो, उनको पैसे नहीं भेजे जा रहे। कहा जाता है कि हम इतना आपको फंड देंगे, लेकिन भेजा नहीं जाता है। पंजाब का ही एग्जांपल ले लीजिए, सिर्फ 71 करोड़ दिया गया। क्या 70 करोड़ से कोरोना के खिलाफ, ऐसी महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है? और आते हैं बात पे कि क्या रोड मैप रहेगा। राधिका, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कांग्रेस के राज्य जो शासित हैं वहां का बताया डिजिट की इतना करोड़ दिया गया, इतना क्या ये काफी है? अब आप बीजेपी शासित राज्यों का भी बता दीजिए ताकि मैं काउंटर कर पाऊं सुदेश जी से। जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये काम उनका गिनवाना है कि क्या वहां पे सुविधाएं दी जा रही है। और हम जानते हैं केंद्र सरकार किस तरीके से हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पीपीए किट्स हो, चाहे वो टेस्ट हो। हमने देखा किस तरीके से उन्होंने फॉल्टी रैपिड टेस्टिंग किट्स भी खरीदे। तो जिस तरीके से, बार बार मैं बोलूंगी, केंद्र सरकार का कोई रोड मैप नहीं है, चाहे वो हमारे एमएसएमईज के लिए हो, चाहे हमारे माइग्रेंट लेबरर्स के लिए हो। ये केंद्र, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो पलायन हो रहा है, जो मजदूर है, उनको दूसरे प्रदेश ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नीतिगत फैसला अगर लेती है कोई भी सरकार तो उसमें कोई खामी नहीं होती है। ऐसा तो नहीं हुआ है कभी भी किसी भी दशक में। आप ये कह रही हैं कि पीपीई किट, तो फिर वो वापसी की बात भी कही गई ना, और राज्य सरकारों को कहा गया कि भाई वो वापस करिए, उसे वापस भेजा जाएगा। ये बात सही है ना? गलतियां कौन सी सरकार नहीं करती? और इस कोरोना वायरस के समय में अगर गलतियां हो रही हैं तो उनको बेहतर किया जाए या फिर आरोप प्रत्यारोप किया जाए? प्रीति जी बात कंप्लीट करना चाहूंगी। पहली बात तो सवाल आपको सरकार से पूछने चाहिए क्योंकि देश वो चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ऑपोजिशन से सवाल पूछते हैं। आपने सीधे बोल दिया। आपको याद नहीं है कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो खुद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की थी। उन्होंने सब ऐसे लोगों से जो मुख्य धारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए और सुझाव के तौर पर, क्या आपने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विजुअल्स नहीं देखे थे? क्या उसके बाद की जो जानकारियां आई थी वो आपने नहीं देखी थी? सत्ता पक्ष के लिए सुदेश जी से मैंने सवाल पूछा कि आगे का रोड मैप क्या है, क्या आपने ये सवाल नहीं सुना? राधिका, प्रीति जी, मेरे 2 सवालों का आप जवाब दीजिएगा। पहली बात ये बताइए, आप हर जने से अगर सवाल कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं पूछा जब हम तीसरे फेज ऑफ लॉकडाउन में गए तो ना प्रधानमंत्री सामने आए देश की जनता को संबोधित करने के लिए, ना गृह मंत्री आए, ना कोई सरकारी अफसर आए। एक मिनट, बिल्कुल है ये क्या मैंडेटरी है? कहीं ये लिख दिया गया है कि लॉकडाउन का ऐलान करने से पहले प्रधानमंत्री आएंगे? सुदेश जी, राधिका जी को इस बात का बताइए, क्या नोटिफिकेशन है कोई कि लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री हर लॉकडाउन के ऐलान से पहले आएंगे और बताएंगे? एक मिनट प्रीति जी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इनको। राधिका जी सुन लीजिए। राधिका जी, मैं आपको सुन रहा था, मैं समझ गया आप क्या बोल रही हैं। आप अपोजिशन में तो अपना धर्म निभा रहे हैं, कोई आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी, फिर भी। लेकिन एक मैं आपको साफ कर दूं कि पहला लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ उसके पहले किसी को कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। लॉकडाउन का मतलब ही होता है कि एक सरप्राइज एलिमेंट हो जिससे कि जो जहां हैं वहीं रहें। नहीं तो अगर आप अनाउंस करके, प्लान करके लॉकडाउन करते तो ये आज गांव में फैल चुके होते। और पहले लॉकडाउन के सक्सेस के बाद आपको याद होगा कांग्रेस ने माइग्रेंट लेबरर्स का इशू बनाया, भड़काया उनको। 2 ही राज्य में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए, महाराष्ट्र में और दिल्ली में, आपको पता होगा। लेकिन सुदेश जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन, सुदेश जी मैं आपकी बात को यही काउंटर करती हूँ। अगर आप यही बात बोल रहे हैं तो फिर अभी भी तो यही स्थिति होगी। अभी भी तो जाके माइग्रेंट्स जो है वो अपने गाँव देहात जा रहे हैं, तो तब क्या कोरोना वायरस नहीं फैलेगा?
प्रीति जी मैं कंप्लीट कर लूं तो केंद्र का जो दायित्व तो होता है कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स को भेजना है तो उस पर भी हमने एक इवॉल्व किया, हमने एक रूल इवॉल्व किया कि स्टेट गवर्नमेंट ही माइग्रेंट वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेन में डालेंगे और जब वहां जाएंगे जिस राज्य में वहां क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अगर आप थर्मल स्क्रीनिंग से कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं तो आप बहुत से कोरोना को गांव तक फैला देंगे, जो हम नहीं चाहते। इसीलिए आपको ये पालन करना पड़ेगा, इसमें कोई कोताही नहीं हो सकती। आपने कोर्ट राज्य देखिए, आपने जो गेंद है वो पूरी तरह से राज्य सरकार के हवाले कर दी है। आपने जिम्मेदारी छोड़ दी कि भाई हमने रेलवे की तरफ से ट्रेन चला दी, अब आप देखिए कैसे आप क्वारंटीन करेंगे, क्या हुआ, व्यवस्थाएं क्या है। नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं तो इमरजेंसी लगाना पड़ेगा, केंद्र को सारे पावर लेने पड़ेंगे, सारे राज्यों को डिसमिस करना पड़ेगा। मैं विक्रांत के पास जाना चाह रही हूँ। विक्रांत, 3:09 हो रहा है, बैठक शुरू हो गई है क्या? देखिए बैठक शुरू हो चुकी है, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस स्तर पर डिबेट जा रही है उसमें दो चीज राधिका खेरन ने जो उठाई उसमें से दो चीज महत्वपूर्ण है। देखिए एक तो राज्यों को वित्तीय जो सहायता चाहिए वो तमाम राज्य इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें वित्तीय सहायता दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें जानकारी मिल रही है कि केंद्र इस समय एक वित्तीय पैकेज पर काम कर रहा है जिसकी घोषणा शायद अगले हफ्ते, इसी हफ्ते में शायद की जाए, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है वो पूरी तरीके से, जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से बैठ गई है। उसे उठाने के लिए एक एमएसएमई सेक्टर के लिए वित्तीय पैकेज लाया जाएगा जिस पर काम चल रहा है। दूसरी बड़ी बात जो राधिका ने कहा कि जो मजदूर हैं उसके मामले को उन्होंने उठाया, लेकिन उस मामले में हमें देखना होगा कि राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर कोई माइग्रेंट लेबर आपके राज्य में रहते हैं तो उनके खाने पीने, रहने, उनके क्वारंटाइन करने, ये सारी व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये राज्य सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि मजदूर उनके यहाँ से 1-1.5 महीने के अंदर ही भागने लगे, उनको खाने का इंतजाम नहीं हुआ, कई जगह से शिकायतें सामने आई। तो कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इस मामले में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चल सकता। केंद्र की जिम्मेदारी के साथ साथ नेता जो विपक्ष की सरकार है, चाहे वो आरजेडी के मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ही क्यों ना हो, सारी जिम्मेदारी अब कलेक्टिवली होगी, सरकार की भी होगी और विपक्ष में बैठे हुए पार्टी के नेताओं की भी होगी। तो ऐसे में मृत्युंजय जी, आपका बिहार कितना तैयार है माइग्रेंट लेबर के लिए, उनको क्वारंटीन करने के लिए? उनको कम से कम इतना तो हो पाए कि खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। तैयारियां दिख रही हैं आपको बिहार में? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो जो ये संकट काल आपदा की घड़ी है और इसमें सरकार के लिए ये मानवीय चुनौती है, इस बात को हम मानते हैं। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया, सारे राजनीतिक दलों ने उनका साथ दिया, उनके फैसले के साथ सब लोग खड़े हुए, हम लोग ताली भी बजाए, दीपक भी जलाए। लेकिन एक सवाल तो सरकार की जो जिम्मेवारी होती है, सरकार जिस जिम्मेवारी और जवाबदेही तो सरकार की कहीं ना कहीं बनती है। हम विपक्ष में है, सरकार की नाकामी को उजागर करना हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन सही में सरकार अगर ये लॉकडाउन का जो ऐलान सरकार ने किया, इसका अगर रोडमैप होता, कोई प्लानिंग की होती, तो ये जो आपाधापी की नौबत आई, आज पैदल मजदूरों को आना पड़ रहा है, ये नौबत नहीं आती। मृत्युंजय जी, अभी सुदेश जी को भी आप सुन रहे थे, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, अगर पहले बता दिया गया होता तो आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा जनता हमारे देश में है जो कि सिर्फ, अगर मैं माइग्रेंट, सुनिए माइग्रेंट लेबर्स की मैं बात करूं तो 32 करोड़ से ज्यादा का वो आंकड़ा है, और कितनी ज्यादा अफरा तफरी उनके भीतर मच जाती, आप समझ सकते हैं। अभी तो आप प्लानिंग कर भी नहीं पहुंचा पा रहे, अभी चीजें प्रोसेस में है और 3 लॉकडाउन पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है। 10 सेकंड सुन लीजिए प्रीति जी। अब लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके बस भेज करके अपने छात्रों को वापस बुलाया। और जब हम लोग कह रहे थे कि बिहार के, वो किसके कहने पर तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया था, नहीं किया था कि भाई छात्रों को लाइए, किया था जब नीतीश सरकार, एक मिनट रुक जाइए मृत्युंजय तिवारी जी, जब नीतीश बाबू ने कहा कि हम नहीं ला पाएंगे, भाई हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, तो कौन था सबसे पहले घेरने वाला? तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट की निंदा की थी, नहीं की थी कि सर अपनी ही सरकार को बिहार के बच्चों की चिंता नहीं है? क्या ये सच नहीं है? आप तो चिट भी मेरी और पट भी मेरी कहना चाह रहे हैं मृत्युंजय जी। सरकार के लोग, देखिए आलोचना करने के लिए नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसमें कुछ तथ्य भी होना चाहिए। तो अब आप इसी बात पे आ गए, अगर कोटा के बच्चों पर ही आ गए तो उसी पर रहिए।
हम तो वही कह रहे हैं ना, हम तो वही कह रहे हैं। बिहार के बच्चों को आप नहीं आने दे रहे हैं और दूसरे राज्यों के बच्चों को आने दे रहे हैं। VIP और दुखदार बच्चे आ रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे, साधारण परिवार के बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये तो दोहरा मापदंड नहीं चलेगा ना। सुरेश जी, क्या आप भेदभाव कर रहे हैं बच्चों को लाने के लिए? गरीब बच्चों को आप फिल्टर कर दे रहे हैं। ये तो इनको ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रीति जी, देखिए प्रत्येक स्टेट को ये आजादी दी गई है कि स्पेशल परमिशन को दे सकते हैं। चलेगा ना। 2000-4000 छात्रों को आप करोड़ों मजदूरों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 2000 छात्रों को आप क्वारंटाइन में रख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बस में ला सकते हैं। कितने मजदूरों को लाने में आप समझ सकते हैं कितने ट्रेन की आज आवश्यकता पड़ रही है। इस बात को इस तरह मत कीजिए, कन्वीनियंस भी इम्पोर्टेंट होता है और स्पेशल परमिशन दिया जा रहा है। नहीं, लेकिन सुरेश जी, देखिए जान मजदूरों की भी उतनी कीमती है जितनी छात्रों की है। उनका संख्या बल कम करके हम उनकी समस्या को छोटा के और जो मजदूर इतनी बड़ी तादाद में उनको हम बड़ी समस्या माने, ये तरीका भी तो गलत है। समस्या नहीं है प्रीति जी, समस्या नहीं है प्रीति जी। हमने शुरू से मेंटेन किया है कि इन राज्यों के लिए पे बैक टाइम था। इन मजदूरों ने इन राज्यों को खड़ा किया है, बनाया है, इनकी इमारत को बनाया है। ये मौका था कि इनके लिए सारा रख रखाव करते, राशन देते, तो काउंसलिंग करते। ये सबसे अच्छा वहीं पर है। अगर वो बीमार पड़ेंगे तो अपने गांव में उनको वो इलाज नहीं मिलता, ज्यादा अच्छा मिलेगा। ये समझाने की जरूरत थी, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने भड़काया। हमने उसका रास्ता निकाला, जब उस रास्ते को निकाल दिया, उस रास्ते को तो फॉलो करो। आप कितने कहते थे? आज हमने बोला कि 300 स्पेशल ट्रेन देंगे हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। क्या राज्य सरकार तैयार है क्वारंटाइन करने के लिए, जाने के लिए? सर सुदेश जी, इसमें भी ये पेच है। आपने शायद अगर न्यूज़ 18 इंडिया की खबर देखी हो, वो मजदूर जो मजदूरी करता है और किसी तरह से अपने परिवार का पेट भरता है, उसको क्या पता कि भाई ऑनलाइन ही टिकट मिलेगी, उसको क्या पता कि उसके पास कैसे वो एंड्रॉइड, अगर है भी, मैं मान लेती हूँ चलिए एक एंड्रॉइड फोन है उसके पास, वो कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करेगा? एंड्रॉइड फोन नहीं है मजदूरों के पास, तो ये सब कैसी ऐसी समस्या है ना सर, इन पे तो कोई चर्चा ही नहीं है, इन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए ना कि मजदूरों के पास एंड्रॉइड फोन है कि नहीं है, इस बात की आपको कैसे जानकारी है? डाल सकती है राज्य सरकार, जिसको चाहे टिकट दे सकती है, बैठा सकती है सीटों पर। स्पेशल ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, ये 15 ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। 15 ट्रेन तो नॉर्मल चलेगी, मैं स्पेशल ट्रेन की बात कर रहा हूं। 300 स्पेशल ट्रेन रोज चलाने के लिए सरकार बोल चुकी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। लेकिन जब ये ट्रेन जाएगी मान लीजिए बिहार या उत्तर प्रदेश या बंगाल या मध्य प्रदेश, तो क्या उस जगह पर राज्य सरकार तैयार है कि इनको क्वारंटाइन करे और महामारी फैले नहीं? लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग राजनीति में एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे गरीब मजदूर हार रहे हैं इस लड़ाई में। कईयों ने अपनी जान दे दी है, कई अभी भी अपने घर की तरफ रास्ता नापते हुए दिख रहे हैं, कोई पैदल, कोई बाइक से, कोई स्कूटर से। तो ये स्थिति है सर, और हमें रियलिटी पर बात करनी चाहिए। आप लोगों की राजनीति तब हो पाएगी जब देश में कोई जिंदा बचेगा, और ऐसे में कोरोना वायरस जैसे संक्रमण के दौर में अगर लड़ाई इतनी कमजोर तरीके से लड़ी जाएगी तो सर फिर आप देखिए इसके नतीजे क्या होंगे। राधिका खेड़ा, मैं आपसे बहुत ही क्रिस्प में जानना चाहती हूँ, 17 मई के बाद सरकार का प्लान क्या होना चाहिए, सुझाव क्या है आपकी तरफ? फिर आपको एक ही बात कहूंगी, सरकार को, केंद्र सरकार को अगर उनको विश्वास नहीं है, यहाँ पे मैं तब से सुन रही हूँ आप लोग कह रहे हैं लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि किसी को बताना नहीं। अगर आपको अपने प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स पे विश्वास ही नहीं है तो करिए तानाशाही, किसी भी चीज के लिए कंसल्ट मत करिए। आज भी क्यों मिल रहे हैं, तानाशाही हुई ना। अगर आप अपने चीफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर से अगर मोदी जी बात करेंगे तो वो ये बात लीक कर देंगे कि लॉकडाउन हो रहा है? सब राज्यों को साथ लेके डिस्कस करके कि क्या हम लॉकडाउन करें, ये बात चर्चा होनी चाहिए थी। और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, फिर हम माइग्रेंट लेबर पे आएंगे। मैं आपको पढ़ के बताऊंगी सिर्फ एक लाइन, 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये बात पहले बता दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ के आए होते तो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है क्लियरली, इंटरस्टेट माइग्रेशन एंड इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज रिस्पांसिबिलिटी। मैंने आपसे पूछा सीधा सवाल और मैंने कहा था कि बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, लेकिन आप भी बीती जो गई है उसी पर राजनीति करने में लगी हुई है। मौजूदा स्थिति में क्या होना चाहिए उस पर आपने एक भी जवाब नहीं दिया। मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए